हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द टीयर स्मिथ। कहानी की शुरुआत एक छोटी बच्ची नीका से होती है। वो अपने माता पिता के साथ कहीं जा रही होती है। तभी रास्ते में उन्हें एक भेड़िया दिखाई देता है। भेड़िए को देखकर वो डर जाती है, लेकिन उसकी माँ उसको समझाती है कि भेड़ियों को लोग सिर्फ इसलिए बुरा मानते हैं क्योंकि परियों की कहानियों में उन्हें विलन की तरह दिखाया जाता है। असल में वो ऐसे होते नहीं हैं। भेड़ियों को देखने के कारण नीका के पिता का ध्यान सड़क से हट जाता है, जिस वजह से उनकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हमें नीका सड़क पर बेहोश पड़ी दिखाई देती है। वो भेड़िया उसके पास आता है, लेकिन बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए वो वहां से चला जाता है। इस हादसे में नीका अपने माता पिता को खो देती है और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अब उसके पास उसकी माँ की याद के तौर पर बस एक लॉकेट बचता है। वो एक नई शुरुआत करने के लिए एक ऑर्फनेज की ओर बढ़ती है। इसी दौरान नीका की आवाज बैकग्राउंड में सुनाई देती है। वो बताती है कि बच्चे इस ऑर्फनेज को कब्र कहते हैं। यहाँ बच्चों को सोने से पहले कई अजीब कहानियां सुनाई जाती हैं। सबसे ज्यादा चर्चा होती है आंसुओं के कारीगर यानी टीयर स्मिथ की कहानी की। कहते हैं कि इस जगह रोना मना है। बच्चे अपने आंसू और दर्द दिल में छुपाकर किसी मुर्दे की तरह यहाँ पर रहते हैं। नीका कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो खुद ऐसी कहानी का हिस्सा बनेगी। इसके बाद वो अनाथालय की प्रमुख मार्गरेट और बाकी बच्चों से मिलती है। मार्गरेट उसे उसकी माँ का लॉकेट उतारने को कहती है क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्तिगत चीज रखना मना है। मार्गरेट अपने पसंदीदा बच्चे रीगल से लॉकेट उतारने को कहती है और रीगल लॉकेट नीका से छीनकर ले जाता है। नीका की दोस्ती एक लड़की एडेलिन से हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और नीका बड़ी होकर जवान हो जाती है। उसका सपना पूरा होता है। उसे एक कपल गोद ले लेता है और उसकी जिंदगी में नई शुरुआत होती है। नीका एडेलिन को अलविदा कहती है और वहां से निकल पड़ती है। उसके मन में बस यही सोच चल रही थी कि उसने इस ग्रेव में कितने मुश्किल दिन गुजारे हैं। हर दिन उसने यही उम्मीद की थी कि कोई उसको वैसे ही अपनाएगा जैसी वो है और उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाएगा, लेकिन उसे हमेशा निराशा ही मिली। मगर अब उसका सपना सच हो रहा है। वो इस जहन्नुम जैसे अनाथालय से निकलकर एक ऐसे परिवार का हिस्सा बनने जा रही है जो उसे प्यार देगा। लेकिन तभी उसके निकलने से पहले उसके गोद लेने वाले माता पिता एना और नॉर्मन को पास से पियानो की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो रुक जाते हैं। पियानो कोई और नहीं बल्कि रीगल बजा रहा होता है। रीगल ग्रेव का सबसे खास बच्चा है जिसे सब पसंद करते हैं, जो सबका चहेता है। लेकिन नीका को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। नॉर्मन को रीगल बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो फैसला करते हैं कि वो नीका और रीगल दोनों को अपने साथ घर लेकर जाएंगे और जो उनमें से खास और अच्छा होगा उसको वो रख लेंगे। रास्ते में नीका के मन में विचार चल रहा था कि उसका सपना तो पूरा हो रहा है, पर अपने नए घर में वो रीगल को नहीं देखना चाहती थी। वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसके बावजूद वो कभी भी रीगल से नफरत नहीं कर पाई। अब ये दोनों अपने नए घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर नीका को पता चलता है कि एना और नॉर्मन का बेटा कुछ साल पहले मर गया था। वो भी पियानो बजाता था। शायद इसी वजह से वो रीगल से इतनी जल्दी जुड़ गए। वहीं रीगल एक दवाई लेता है और फिर एक छोटा बॉक्स निकालकर दराज में रख देता है। उसी समय नीका उसके कमरे में पहुंच जाती है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी गोद ली गई नई जिंदगी में कोई परेशानी आए, इसीलिए वो रीगल को समझाने आई थी। रीगल उससे कहता है कि अगर वो उससे दूर रहेगी तो उसे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। ये कहकर वो दरवाजा नीका के मुंह पर बंद कर देता है। रात के खाने पर नॉर्मन दोनों से पूछता है कि अनाथालय में उनका आपस में कैसा रिश्ता था। इस पर नीका जवाब देती है कि वो दोनों भाई बहन की तरह साथ बड़े हुए हैं। रीगल नीका की बात सुनते हुए उसकी टांग पर हाथ रखता है और उसी अंदाज में उसकी बात को दोहराता है। उसकी ये हरकत देखकर नीका अनकंफर्टेबल हो जाती है और उठकर वॉशरूम चली जाती है। वो वॉशरूम में सोच रही होती है कि वो अभी रीगल के स्पर्श को महसूस कर पा रही है, जैसे वो उसके भीतर समा गया हो। रीगल का ये अजीब सा अट्रैक्शन नीका के दिल में अपनी जगह बना चुका था और नीका खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी पीछे से रीगल वॉशरूम आ जाता है। नीका उसको देखकर गुस्सा हो जाती है। रीगल नीका से कहता है कि उसका ये अच्छा बनने का नाटक ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। जिस दिन एना और नॉर्मन को ये समझ आ जाएगा कि सब कुछ उतना अच्छा नहीं है जितना वो दिखा रही है और असल में वो उससे नफरत करती है, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस पर नीका जवाब देती है कि एक न एक दिन एना और नॉर्मन को रीगल का असली चेहरा भी दिख जाएगा। उन्हें पता चलेगा कि वो वही है जिसे सब आंसू का कारीगर यानी कि टीयर स्मिथ कहते हैं। ये कहकर नीका कमरे में जाकर सोने के लिए लेट जाती है, लेकिन ग्रेव के डरावने सपने उसको सोने नहीं देते। वो सपना देखती है कि वही अनाथालय, वही डर जहाँ बच्चों को टीयर स्मिथ की कहानी सुनाकर डराया जाता था। वहाँ बच्चों को रोने की इजाजत नहीं थी,
उन्हें बताया गया था कि अगर उनकी आंखों से एक भी आंसू गिरा तो टीयर स्मिथ उनको उठाकर ले जाएगा। तभी सपने में कोई बच्चा आकर नीका से कहता है कि रीगल की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। ये सुनकर नीका और बाकी सब वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मार्गरेट रीगल को बहुत प्यार से दवाई दे रही है। इसके बाद नीका देखती है कि जैसे किसी ने उसे एक अंधेरे तंग कमरे में बंद कर दिया है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। अगले दिन नीका और रीगल स्कूल पहुंचते हैं। नीका रीगल से कहती है कि वो उससे दूर ही रहे। वो आगे बढ़ती है लेकिन तभी एक गाड़ी के सामने आ जाती है, लेकिन रीगल तुरंत उसको खींचकर बचा लेता है। दोनों स्कूल के अंदर जाते हैं। हर लड़की की नजर सिर्फ रीगल पर थी, लेकिन वो सबको नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ जाता है। नीका को पहले दिन एक अच्छी दोस्त मिल जाती है जिसका नाम बिली है। क्लास में जाने से पहले रीगल एक लड़के की बात सुनता है। उसका नाम लियो है। लियो अपने दोस्तों से कह रहा था कि अगले हफ्ते तक नीका उसके साथ होगी। ये सुनते ही रीगल को गुस्सा आ जाता है और वो लियो से लड़ने लगता है। तभी टीचर आकर दोनों को रोक देते हैं क्योंकि रीगल का आज स्कूल में पहला दिन था। टीचर उसे सिर्फ समझाकर छोड़ देते हैं। घर लौटने पर रीगल अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता है। एना परेशान होकर नीका से रीगल के बारे में पूछती है। नीका बात टाल देती है और रीगल के कमरे में चली जाती है। नीका रीगल से पूछती है कि वो हर बार अडॉप्शन के लिए क्यों मना कर देता है, क्योंकि बाकी बच्चों के मुकाबले उसे सब पसंद करते हैं, फिर भी वो कभी भी किसी के साथ नहीं जाता। जिस पर रीगल कोई जवाब नहीं देता है। नीका उसके करीब जाकर उसकी चोट पर दवा लगाने लगती है, लेकिन रीगल उसे पास आने से मना करता है। पर नीका उसकी बात नहीं मानती है, जिस पर वो कहता है कि अगर वो ऐसे ही उसके करीब आई तो अगली बार वो खुद को रोक नहीं पाएगा। नीका चुपचाप वहां से चली जाती है। उसके मन में चल रहा था कि उसे हमेशा फेरी टेल्स पर भरोसा था। वो चाहती थी कि उसकी जिंदगी भी किसी परियों की कहानी जैसी हो और वो किसी कहानी का हिस्सा बन भी रही थी, लेकिन शायद एक गलत कहानी का। खैर अगले दिन सुबह एना नीका को कहती है कि वो रीगल के कपड़े उसके कमरे में रखा है। नीका जब कमरे में जाती है तो रीगल वहां पर नहीं होता है। वो उसकी दराज खोलकर देखने लगती है। तभी रीगल आ जाता है। नीका उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, लेकिन रीगल उसके इस मासूमियत भरे रवैये पर मुस्कुरा देता है, क्योंकि नीका उसे आंसू बुनने वाला राक्षस या कोई भेड़िया समझती है। रीगल कहता है कि परियों की कहानियों के अंत में हमेशा वो सुख शांति से रहने लगते हैं। ऐसा लिखा जाता है ताकि लोग भूल न जाए कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। नीका कहती है कि सब कुछ बदल चुका है क्योंकि अब वो ग्रेव में नहीं है, लेकिन रीगल मानता नहीं है। वो नीका से कहता है कि ये मत समझो कि ये कोई खुशी वाली कहानी है, क्योंकि किसी भी परियों की कहानी में भेड़िए या खलनायक के बिना कहानी अधूरी होती है। अगले सीन में लियो नीका को अकेला देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तभी रीगल वहां पर आता है, जो उसको चेतावनी देने के लिए उसको घूरने लगता है। नीका असहज हो जाती है। तभी बिली आकर नीका को अपने साथ ले जाती है। स्कूल के बाद एना और नॉर्मन नीका और रीगल को शॉपिंग के लिए ले जाते हैं। नीका जब एक खूबसूरत ड्रेस पहनती है तो रीगल उसको देखता ही रह जाता है। नीका उसकी नजरों से परेशान होकर चेंज करने चली जाती है, लेकिन रीगल उसके पीछे आ जाता है और बहुत ही नजदीक आकर नीका की ड्रेस की चेन खोलने लगता है। जैसे नीका पलटती है तो वहां पर कोई नहीं होता। थोड़ी देर बाद एना आकर नीका को ड्रेस के ऊपर बेल्ट पहनने को कहती है, लेकिन बेल्ट पहनते ही नीका घबरा जाती है। उसे अनाथालय ग्रेव की वो बुरी यादें आ जाती हैं, जब मार्गरेट उसे अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया करती थी। वहां नीका को लगता था कि उसकी सांसें रुक जाएंगी, लेकिन हर बार कोई आकर अंधेरे में उसका हाथ थाम लेता था, जिसकी वजह से नीका के अंदर जीने की उम्मीद बनी रहती थी। प्रेजेंट में नीका को होश आता है। वो सोचती है कि चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, वो एना को अपने दर्द और बीते जुल्म के बारे में नहीं बता सकती। लेकिन अब उसे डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो आजाद है और खुश है। इसके बाद एना नीका को बताती है कि आज रोज डे है। स्कूल के बच्चे अलग अलग रंग के गुलाब देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। स्कूल पहुंचने पर नीका देखती है कि बिली की दोस्त मिकी के लॉकर में एक गुलाब रख रहा है, जो हर साल उसे एक मनोविज्ञान के छात्र द्वारा दिया जाता है। मिकी इस पर ध्यान नहीं देती है। फिर बिली के लॉकर में भी एक सफेद गुलाब रखा होता है, जिसे उसका कोई गुप्त चाहने वाला हर साल वहां पर रखता है। जब नीका अपना लॉकर खोलती है तो उसमें एक काले रंग का गुलाब रखा होता है। ये गुलाब बहुत सुंदर और दुर्लभ था। नीका तुरंत समझ जाती है कि ये किसने रखा है, इसीलिए गुस्से में वो सीधा रीगल के पास घर पहुंचती है। रीगल मजाक में कहता है, क्या तुम भेड़िए की गुफा में आकर बचने की उम्मीद कर रही हो? नीका उससे पूछती है कि क्या ये गुलाब उसने रखा है, लेकिन रीगल कोई जवाब नहीं देता है, बल्कि वो नीका को पकड़कर बेड पर लेटा देता है और उसके करीब आने लगता है। तभी एना की आवाज आती है और नीका वहां से उठकर नीचे चली जाती है। नीचे उसको पता चलता है कि वहां पर लियो आया है। वो नीका को डेट पर चलने को कहता है और नीका हाँ कर देती है। रीगल ऊपर से विंडो से ये सब देख रहा होता है।
लियो नीका को इम्प्रेस करने की हर कोशिश करता है, लेकिन मौसम बिगड़ने पर नीका घर लौटने को कहती है। बारिश में दोनों एक ही जैकेट से खुद को ढककर घर पहुंचते हैं। जाते जाते लियो नीका को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन नीका उसको रोक देती है और घर के अंदर चली जाती है। अंदर आकर नीका देखती है कि रीगल पियानो बजा रहा है, जिसको देखकर नीका सोचती है कि वो चाहकर भी अपनी नजर रीगल से नहीं हटा पा रही है। उसे दिल से महसूस होता है कि रीगल के अंदर भी अच्छाई है। वो उतना बुरा इंसान भी नहीं है जितना दिखता है। रीगल की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। नीका उसके पास जाती है, लेकिन रीगल फिर से उसे दूर रहने को कहता है। नीका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रीगल हमेशा उसे खुद से दूर क्यों रखता है। रीगल बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रात को नीका खाना खाते हुए सोचती है कि चाहे रीगल आंसू का कारीगर हो या फिर ना हो, लेकिन उसके दिल की धड़कनों पर जो असर उसने किया है वैसा कोई और नहीं कर सकता। इसी बीच नीका के पास लियो का एक वीडियो आता है, जिसमें लियो घायल दिख रहा था। वीडियो में साफ दिखता है कि उसे चोट रीगल की वजह से लगी है। गुस्से में नीका सीधा रीगल के पास जाती है। रीगल खुद भी भीगता हुआ घायल हालत में घर लौटा था। नीका उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया है, लेकिन रीगल फिर से उसे कहता है कि वो उससे दूर रहे। रीगल कहता है कि उसकी तकलीफों की वजह वो खुद है। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। नीका बड़ी मुश्किल से उसको सहारा देकर उसके कमरे में ले जाती है। उधर मौसम खराब होने की वजह से एना और नॉर्मन रास्ते में ही फंसे हुए थे। कमरे में नीका रीगल के गीले कपड़े उतारती है। तभी उसके फोन पर एना का कॉल आता है। एना उसकी परेशान आवाज सुनकर उसकी वजह पूछती है, जिस पर नीका रीगल की तबीयत खराब होने के बारे में उसको बता देती है, लेकिन उन्हें चिंता करने से मना करती है। फिर नीका रीगल को दवा देती है और प्यार से उसका ख्याल रखने लगती है। तभी रीगल होश में आता है और नीका को अपने पास रोकने लगता है। फिर वो नीका को किस कर लेता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रीगल भी मार्गरेट से नफरत करता था। उसने नीका का लॉकेट फेंकने के बजाय अपने पास छुपा लिया था। एक बार जब मार्गरेट नीका को सजा देने के लिए ले जा रही थी, तो रीगल ने जानबूझकर अपना हाथ काट लिया ताकि मार्गरेट का ध्यान नीका से हटकर उसकी तरफ चला जाए। रीगल का दोस्त एडेलिन समझ चुका था कि रीगल नीका से प्यार करता है, लेकिन रीगल ने उसे नीका को कुछ भी बताने से मना कर दिया था, क्योंकि रीगल को डर था कि नीका कभी भी उसके जैसे इंसान को अपनाएगी नहीं। इसीलिए वो हमेशा ऐसा व्यवहार करता रहा जिससे नीका उससे नफरत करे, लेकिन नीका चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाई। प्रेजेंट में सुबह नीका एना और नॉर्मन की गाड़ी की आवाज सुनती है। वो अपने कमरे में जाने लगती है। तभी रीगल उसे पकड़कर फिर से किस कर लेता है। नीका भी खुद पर काबू नहीं रख पाती है, लेकिन जैसे ही एना की आवाज सुनती है वो खुद को संभालती है और सीधा खड़ी हो जाती है। एना और नॉर्मन वहां पर पहुंचते हैं और नीका को उसके कमरे में भेज देते हैं। अपने कमरे में नीका को लियो का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती है। इसके बाद नीका और रीगल दोनों अजनबियों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। नीका लियो को भी नजरअंदाज करने लगती है। इस मुश्किल समय में उसके पास बस मिकी और बिली का सहारा था। स्कूल के बाद बिली और नीका मिकी के घर जाते हैं। वहाँ नीका को पता चलता है कि मिकी बहुत अमीर है, लेकिन मिकी इस बात को सबसे छुपा कर रखती है। पढ़ते पढ़ते बिली को नींद आ जाती है। तभी नीका वॉशरूम जाती है और मिकी बिली के पास आकर उसको किस कर लेती है। नीका ये देख लेती है। मिकी तब नीका को बताती है कि वो एक लेस्बियन है और बिली को बहुत पसंद करती है। हर साल बिली के लॉकर में जो फूल रखा होता है वो वही रखती है, लेकिन मिकी डरती है कि अगर उसने बिली को सच बता दिया तो वो अपने इकलौती दोस्त को खो देगी। इसीलिए वो नीका से भी रिक्वेस्ट करती है कि वो बिली को कुछ भी ना बताए। अगले दिन नीका बाजार जाती है, जहाँ लियो आकर पूछता है कि वो उसको इग्नोर क्यों कर रही है। नीका साफ साफ कह देती है कि उसके दिल में लियो के लिए कोई भावना नहीं है। ये सुनकर लियो गुस्से में नीका को धक्का दे देता है। नीका के हाथ से शॉपिंग बैग गिर जाता है। उसमें रीगल के लिए खरीदा गया बर्थडे गिफ्ट था, जो दुकान में आखिरी पीस था। नीका को इसका बहुत बुरा लगता है। लियो उससे पूछता है कि वो रीगल की इतनी परवाह क्यों करती है, जिस पर नीका कहती है कि शायद वो दोनों एक ही जैसे दर्द से गुजरे हैं, इसलिए एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं। नीका जब घर लौटती है तो देखती है कि एना और नॉर्मन ने रीगल के लिए एक छोटा सा बर्थडे लंच रखा है। उन्होंने रीगल की दोस्त एडेलिन को भी इसमें इनवाइट किया है। एडेलिन को देखकर नीका बहुत खुश हो जाती है, लेकिन एना और नॉर्मन के मरे हुए बेटे की गर्लफ्रेंड को ये बात पसंद नहीं आती है। उसे ऐसा फील होता है कि सब उसे भुलाकर आगे बढ़ गए हैं, जबकि वो अब भी उस गम में डूबी हुई है। इसीलिए नाराज होकर वो वहां से चली जाती है। एडेलिन नीका से कहती है कि उसे इस पूरे परिवार के झगड़े से दूर रहकर सिर्फ अपने अडॉप्शन पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वो सब हासिल कर सके जो वो हमेशा से चाहती थी। लेकिन नीका डरी हुई थी, क्योंकि एना और नॉर्मन को उसकी ग्रेव की जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता था, और उसी वजह से वो आज भी अंदर से टूटी हुई थी। एडेलिन उसको समझाती है कि पीटर भी इसी वजह से अडॉप्शन के बाद परेशान रहता था। वो सब मिलकर चाहते हैं कि मार्गरेट के खिलाफ केस करे,
जिसके लिए उन्हें नीका की मदद चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द तो नीका नहीं सहा है। मगर नीका तैयार नहीं थी। वो फिर से उस अतीत का सामना नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो मना कर देती है। वहां से जाते हुए एडेलिन रीगल से मिलती है और कहती है कि नीका की भावनाओं को थामने वाला कोई और नहीं बल्कि वही है। लेकिन रीगल उसके लिए अब भी तैयार नहीं था। रात में नीका को रीगल के पियानो की धुन सुनाई देती है। वो उसके पास चली जाती है। वो रीगल से कहती है कि बर्थडे गिफ्ट के रूप में वो कुछ भी मांग सकता है। रीगल सिर्फ इतना कहता है कि वो उसके पास बैठी रहे। वो नीका के शरीर को प्यार से छूता है और उसके होठों पर लगे केक को चाट लेता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। नीका रीगल से वहीं रुकने को कहती है और बाहर जाती है। वहां पर लियो खड़ा होता है। लियो नीका से अपने प्यार का इजहार करता है और उसे अपने साथ रिश्ते में आने के लिए कहता है, लेकिन नीका मना कर देती है। लियो उसको याद दिलाता है कि जिस रीगल के लिए वो उसको ठुकरा रही है, वो जल्द ही उसका स्टेप ब्रदर बनने वाला है। ऐसे में वो रीगल से रिश्ता कैसे रख सकती है? नीका के पास कोई जवाब नहीं होता है, इसलिए वो बस लियो से वहां से जाने को कहती है। नीका वापस रीगल के पास पहुंचती है, जहां रीगल उससे कहता है कि वो नीका की परियों जैसी परफेक्ट कहानी का हिस्सा नहीं है, इसीलिए उसे लियो को चुन लेना चाहिए। लेकिन नीका अब रीगल को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। वो दोनों करीब आने लगते हैं। नीका रीगल से कहती है कि उसे सिर्फ उसका साथ चाहिए। रीगल रुक जाता है और वहां से जाने की बात कहता है। उसका कहना था कि ग्रेव में जो भी कुछ उनके साथ हुआ, उसके चलते उनके बीच ऐसी दरार आ गई है जिन्हें कभी भरा नहीं जा सकता है। मगर नीका उससे सहमत नहीं थी। वो कहती है कि वो मिलकर उन टूटे टुकड़ों को जोड़ सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी बना सकते हैं। नीका को अब कोई साधारण दिखावटी जिंदगी नहीं चाहिए थी। उसे वही जिंदगी चाहिए थी जिसमें रीगल उसके साथ हो। रीगल फिर भी उसको समझाने की कोशिश करता है कि उसके साथ उसे सिर्फ दर्द मिलेगा। लेकिन अब जब नीका अपने जज्बात साफ समझ चुकी थी, तो उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, क्योंकि उनका बचपन साथ बीता था और इस वजह से वो दोनों एक दूसरे को वैसे समझ सकते थे जैसे शायद दुनिया में उन्हें कोई और समझ नहीं सकता था। अगले दिन नीका अपनी दोस्त के घर जाती है, क्योंकि वहां से उसे स्कूल की पार्टी में जाना था। टीचर रीगल एना से कोई जरूरी बात करता है जो हमको दिखाई नहीं जाती है। उधर पार्टी के लिए तैयार होते समय मिकी बिली को बताती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन बिली उसको समझाने के बजाय चुपचाप वहां से चली जाती है। पार्टी में लियो नीका को सबके सामने बुलाकर कहता है कि वो उसके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, जिस पर नीका और लियो डांस करने लगते हैं। लेकिन पार्टी की भीड़ और शोर से नीका की तबीयत खराब हो जाती है। लियो उसको क्लासरूम में ले जाता है, मगर वहाँ वो नीका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जहाँ से ये सीन कट होकर रीगल पर जाता है, जो अपना सामान लेकर कहीं जा रहा था। लेकिन अचानक वो अपना मन बदलकर स्कूल लौट आता है। स्कूल में नीका को ना देखकर वो उसको ढूंढने लगता है और क्लासरूम में पहुंच जाता है। वहाँ वो लियो को रोकता है और उसको मारता है, जिसके बाद वो नीका को बचाकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद नीका और रीगल एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और करीब आ जाते हैं। अगले दिन दोनों हाथ पकड़े ब्रिज पर चल रहे होते और अपने भविष्य के बारे में सोच रहे होते। तभी लियो गाड़ी में वहां पर पहुंचता है और कहता है कि वो दोनों भाई बहन बनने वाले हैं, इसीलिए उनका रिश्ता गलत है। वो धमकी देता है कि वो सबको उनकी सच्चाई बता देगा। लियो की बात सुनकर नीका और रीगल डर जाते हैं और डर कर वो दोनों ब्रिज से पानी में कूद जाते हैं। जहां अगले सीन में नीका को अस्पताल में होश आता है। उसे याद आता है कि ग्रेव में काल कोठरी के अंधेरे में उसका हाथ थामने वाला रीगल ही था। एडेलिन उसको बताती है कि रीगल कोमा में है और फिर से मार्गरेट की देखभाल में है, क्योंकि उसने गोद लिए जाने से इनकार कर दिया था। मार्गरेट नीका को रीगल से मिलने नहीं देती। ये सब देखकर नीका फैसला करती है कि अब वो ये सब कुछ खत्म करेगी। वो मार्गरेट के खिलाफ केस कर देती है, जहां कोर्ट में डर के मारे पीटर अपना बयान वापस ले लेता है, जिससे मार्गरेट का वकील नीका को बहुत तंग करता है। मगर इस बार नीका अकेली नहीं थी। उसके पास अब ऐसे लोग थे जो उसको सच्चा प्यार करते थे, इसीलिए वो हिम्मत करके कोर्ट में पूरी सच्चाई बता देती है, जिसके बाद वो रीगल के पास जाती है। रीगल को होश आता है और इन दोनों के प्यार की जीत हो जाती है। जहां कहानी के एंड में हमको दिखाया जाता है कि नीका और रीगल एक गोद ली हुई बच्ची के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये प्यारी सी लव स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि द टीयर स्मिथ की कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम आपसे फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई मजेदार कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।